बिल्कुल सही मौका एक फंडामेंटल राय आपको बाजार पर दी जाए। बहुत लंबे अरसे से आप श्री रामदेव अग्रवाल साहब को बहुत शानदार स्टॉक पिकिंग करते हुए देखते हैं। आप को फाउंडर और चेयरमैन हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के, हमारे देश की सबसे बड़ी ये ब्रोकिंग कंपनी है और लगभग 4 दशक से रामदेव अग्रवाल साहब एक से एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते हुए दिखे हैं। हीरो मोटर्स में आपने लगभग 100 गुना उस स्टॉक को एनालाइज किया और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर अपने कस्टमर्स को और शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिटर्न्स दिलवाए। रामदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बाजार फिलहाल रिकॉर्ड हाइस पर चलता हुआ आपको दिख रहा है। हर तरीके के इंडेक्स में, चाहे वो आईटी हो, निफ्टी हो, मिड कैप हो या एफएमसीजी काउंटर हो, एक बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है रिकॉर्ड हाइस की तरफ से। मैक्रो रेशियोज देखें तो मार्केट कैप टू जीडीपी भी रिकॉर्ड हाई पर है। क्या यहाँ पर कुछ चिंता करनी चाहिए इस करंट वैल्यूएशन और इस बुल रन को लेते हुए, या मूड माहौल बिल्कुल ठीक है? अभी तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम जो है ठीक। हमें एक तो देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब 5-10% का करेक्शन हो जाए या इवन 5-10% बढ़ भी जाए। जी, बात नहीं, खाली करेक्शन की अंदेशा है, मतलब बढ़ भी सकता है। तो ऐसा देखा है तो लिक्विडिटी, जो बाजार के ड्राइवर्स हैं, दे आर स्टिल इंटैक्ट। जैसे लिक्विडिटी है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम है, ऑनस्लॉट ऑफ रिटेल है, तो ये सब चीज जो है अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया में रिकवरी के मोड में, पूरा इकोनॉमी ओपनिंग अप है, स्लोली एक के बाद स्टेट खुलते जा रहे हैं। तो आप देखिए जीएसटी कलेक्शन है, रेलवे फ्रेट है, सब एक जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे आर ऑल इंप्रूविंग, फ्लाइट नंबर्स आर इंप्रूविंग। सो माहौल बहुत सही है अभी। माहौल जो है वो रिकवरिंग इकोनॉमी का है और जो कॉर्पोरेट जिनको बेनिफिट पर्टिकुलरली ओपनिंग अप में, जैसे पूरा फाइनेंस सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर पूरा सफर किया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, एनहांस क्रेडिट कॉस्ट के कारण। जी, तो जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगा तो उनका क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगा और लोन टेक ऑफ भी होगा। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहां पर ओपनिंग अप के कारण से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसा माहौल अच्छा है इकोनॉमी में एंड इन्वेस्टर्स आर आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक। तो वो ऐसा देख के मुझको लगता है कि बाजार दोनों तरफ इवनली पॉइज्ड है। क्या बात है, 5% ऊपर भी जा सकता है, 5% नीचे भी जा सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सही माहौल है बाजार में। चलिए, तो आप यहां से बाजार में और भी मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप 50% पर खड़े हैं। रामदेव जी, हम लोगों ने पिछले 3-1 महीने में एक शानदार लिस्टिंग जोमैटो की होते हुए देखी और इंटरनेट स्पेस में IRCTC और इंडिया मार्ट और नौकरी जैसे शेयर्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। क्या यहां पर अभी भी निवेशक पैसा डाल सकते हैं? और आप बहुत ही जाने माने वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं, कौन से ऐसे पायदान, नई सोच हमें लानी चाहिए अपने वैल्यूएशन मैट्रिक्स में ताकि हम इन कंपनीज को ठीक ठाक तरीके से ट्रैक कर पाएं? देखिए, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, जो डिजिटल कंपनीज आ रही हैं, ये अलग, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, इनका पोटेंशियल बहुत अलग है। तो हम यदि उसको पुराने ढंग से उसको वैल्यूएशन करेंगे तो एक तो गलती होगी और दूसरा जो है कि ये अलग ही, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, अलग ही जानवर है, समझ लीजिए आप, दे आर डिफरेंट एनिमल्स। तो उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा अलग ढंग से होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी, आते उनको पैसे कमाने का है, शेयर बाजार का काम है कौन कितना कमा सकता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो चाहे फिजिकल कंपनी हो। लेकिन जो डिजिटल कंपनी के पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो भारतीय कंपनी हो, मतलब जिनका एड्रेस जो है भारत के लिए हो, देश के लिए हो और इंटरनेशनल हो। डिजिटल का एक मजा क्या है, कंपनीज कैन बी वेरी ग्लोबल। मतलब आपको पूरा जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है, $90 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी है, आप उसमें आप खेल सकते हो। हाँ, सो अच्छा, डिजिटल का पावर क्या है कि आज जो सक्सेसफुल आज एक शहर में है, वो आप पूरे विश्व में
आप 5 साल के अंदर पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं। ये जो स्केलेबिलिटी का पॉसिबिलिटी है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड बिजनेसेस एंड न्यू बिजनेस। जैसे आप स्टील कंपनी देखेंगे, सीमेंट कंपनी देखेंगे, दे ओल्ड बिजनेसेस। उनको आप जैसे 10 मिलियन टन है, उसको 50 मिलियन टन आप ओवरनाइट नहीं कर सकते आप। लेकिन डिजिटल कंपनी में यदि कोई चीज सक्सेसफुल है, आज जैसे गूगल सक्सेसफुल है या फेसबुक सक्सेसफुल है, या तो ये कंपनीज जो है 10 साल में, मतलब 10 साल में वो कहीं पहुंच सकती है, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो वो उस टाइप की कुछ कंपनी है क्या जिनका पावर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे कोई डिजिटल बिजनेस में हो, जिसके कारण से वो कंपनी वैसे स्केल हो सकते हैं। एंड ऐसी कंपनी इंडिया में बनेंगी, जैसे आज अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ, अब इंडिया में उसकी शुरुआत है। पहले नेशनल कंपनी जाएंगी, फिर इंटरनेशनल कंपनी जाएंगी, और हो सकता है कुछ कंपनी शुरू से ही इंटरनेशनल में हो, तो इनके वैल्यूएशंस अलग होंगे, क्योंकि बहुत एसेट लाइट होते हैं। इनका जितना ग्रोथ होता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, बैलेंस शीट से नहीं होता है। तो आपको समझने के लिए एक उनका जो वैल्यूएशन का ट्रिक होगा वो अलग होगा, और वो भी हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हम पुराने टाइप के लोग हैं। हमको भी वही चाहिए कि भाई 15 का ईपीएस, 10 का ईपीएस है तो 50 का भाव होना चाहिए, 200 का भाव होना चाहिए, 250 का होना चाहिए, 300 में तो खत्म, मतलब मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कंपनीज अलग हैं, अब इसको कैसे वैल्यू करें वो भी हमको सीखना पड़ेगा, कंपनीज भी सीखना पड़ेगा और उसका वैल्यूएशन भी सीखना पड़ेगा। तो रामदेव जी, मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही अहम बात करी कि इतने लंबे करियर के बाद भी 4 दशक आपको बाजार में जुड़े हुए हो गए, कि अभी भी हम लोग बाजार से सीखें और नए नए वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर अगर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपने रामदेव जी बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेट जो आया था शुरुआती सत्र में .com के दौरान, तो हमारी आईटी कंपनीज ने बहुत बढ़िया काम किया था। तब इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक सब लिस्टेड थे, TCS की लिस्टिंग बाद में हुई। क्या यहाँ पर आपको वैल्यूएशंस में दिक्कत दिखती है? ये सब रिकॉर्ड हाइज पर ट्रैक करती हुई दिखती हैं, और मिड कैप आईटी में तो कमाल की चहक है। इनके वैल्यूएशंस पर थोड़ी टिप्पणी कीजिए। मेरा यही कहना था, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये, ख्याल रखिए आप। देखिए क्या है कि जो इंडियन टेक, जो हम जो इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक की बात करते हैं, जो 95-96 में चालू हुए, और जो अपॉर्चुनिटी था उस समय जब 95 से 2000 जो हुआ, उसमें देखिए इट वाज टाइम कंस्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी। आपको जो डिफिकल्टी थी Y2K की, वो आपको 3 साल के अंदर सॉल्व करनी थी, दुनिया का प्रॉब्लम। तो उसके कारण से क्या है, यहाँ पर आपको सस्ते में जो इंजीनियर्स मिले, दुनिया खोज के निकाली, और सब कंपनी ने बहुत पैसे कमाए। बट वो अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद, इट वाज ओनली फॉर 3-4 इयर्स, एंड बाजार में उसका बड़ा तूफान हुआ। ये जो अभी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑनलाइन हो रहा है, जो ई कॉमर्स हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, दुनिया, द वर्ल्ड इज बिकमिंग विलेज, वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट, ये सब चीज जो है ना, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और बहुत लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कंपनीज बनेंगी, अभी जो कंपनीज बनेंगी सक्सेस, देखिए कंपनी तो 10 में से एक ही सक्सेसफुल होने वाला है। अभी कौन सा सक्सेसफुल होगा वो हमको नहीं मालूम, वो समय बताएगा। देखिए 95 to 2000 में भी क्या था, सैकड़ों कंपनी आई, टेक कंपनी अभी भी लिस्टेड है बहुत सारी, लेकिन बचे 5 ही सब मिला के। तो अभी इस बार 100 नहीं आएंगे, इस बार 500 कंपनीज आएंगी। क्या बात। हाँ, और बचेंगे सिर्फ वही 10-15 बड़ी कंपनियां उनके। अच्छा, खास बात क्या है, देखिए वो जो 95 2000 हुआ टेक का, उसमें सब कंपनी का बिजनेस मॉडल मोरलेस सेम था। इंडियन कॉस्ट, अमेरिकन वैल्यू, $5 में इंडिया में बनाने का सॉफ्टवेयर, $25 में बेचने, ये मॉडल था उसका। लेकिन सब कंपनी यही था, सेम कस्टमर थे, सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर था। यहाँ डिजिटल में सब चीज अलग है। कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई फूड में कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई कहीं मतलब बहुत अलग टाइप की चीज, कोई फाइनेंस में कर, फिनटेक, मतलब आप दुनिया का फिनटेक कर सकते हो। तो क्या है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत लंबे समय का अपॉर्चुनिटी है, एंड इसके लिए जीतने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसेस चाहिए। तो अभी तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसमें क्या है, देखिए जीत बहुत बड़ी होने वाली है। तो हर आदमी शेयर बाजार में, देखिए कंपनी तो जीतेगी 10 साल में, लेकिन शेयर बाजार में उसकी जीत और हार 2 साल में होने वाली। रामदेव साहब, 10 साल का अगर आप बिजनेस प्लान देखें
और बढ़िया मूव अगर आपको वहां पर टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखे तो बाजार रिटर्न 2 साल में ही देता हुआ दिखता है। जरा आईटी की चर्चा को और बढ़ाते हैं। रामदेव जी, जरा टिप्पणी कीजिए मिड कैप आईटी की वैल्यूएशंस पर। कई हम लोगों ने स्टॉक्स देखे जैसा कि माइंडट्री और कोफोर्ज, जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न आपको दिया है पिछले 6 महीने 1 साल में। किस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हैं इस आईटी बूम के फिलहाल यहां से? हाँ जी, देखिए क्या ये जो अपॉर्चुनिटी खुला है, सिंस ये जो ट्रेडिशनल आईटी है, इंडियन आईटी है, वो सर्विसेज कंपनी है जी। दे आर नॉट, आई वुड से, स्ट्रिक्टली डिजिटल कंपनीज, दे आर एक्चुअली डिजिटल इनेबलर्स। मतलब आपको डिजिटल कंपनी बनानी है तो उसका जो सर्विसेज जो होगा, सामने जो प्रोग्रामिंग होगा, वो ये कंपनी करके देंगी। तो इनका काम जो है काफी हेड काउंट ड्रिवन है। हाँ, सो द वर्ल्ड वांट्स टू गो डिजिटल ओवरनाइट, लेकिन उतना कैपेसिटी इन कंपनी के पास है नहीं। तो ये मतलब देखिए, जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग हुआ, इस क्वार्टर में रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग हुआ, तो कंटिन्यूअसली ऑर्डर बुकिंग बढ़ते जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन भी विद अ लैग ऑफ 2-3 क्वार्टर्स विल आल्सो स्टार्ट हैपनिंग। तो हमको ये क्या, वी आर अनचार्टेड टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सी, कंपनी अच्छा है, कंपनी का लॉन्जिविटी अच्छा है, ये सबको मालूम है। आज का वैल्यूएशन क्या है ये मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो कंपनी आज $1 बिलियन की है टर्नओवर और 200 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट है, वो 5 साल के बाद 2 बिलियन की होगी या 3 बिलियन की होगी। ये चीज आपको आगे बढ़ते आए गाड़ी ऐसे समझना है जी। रामदेव जी, अगर हम इस एग्जिस्टिंग रैली को देखें तो यहाँ पर बहुत सारा कंसंट्रेशन जो है वो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पर है। इंटरनेट शेयर्स चलते हुए दिख रहे हैं, आईटी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं और यहाँ पर आप बहुत शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जैसे ऑटो और मेटल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप किस तरीके का मूव आते हुए देखते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में? अभी देखिए, हम लोग क्या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हैं तो कोई भी सेक्टर एकदम जीरो नहीं होता है ना। तो ऑटोमोबाइल भी है, उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि अब ये सेमीकंडक्टर नया प्रॉब्लम आ गया है। हम लोग सोच रहे थे भाई ये ओपनिंग अप में सबसे ज्यादा हमने क्या बोला था कि भाई जो देखिए डेफर्ड कंजम्पशन है। आपको यदि कार खरीदनी है, आपने मान लो पिछले 12 महीने में नहीं खरीदी बिकॉज ऑफ कोविड और समथिंग, तो वो तो आपको आगे पीछे खरीदना ही है। तो हमने सोचा था कि जैसे ही कोविड खत्म होगा तो सबसे पहले पूरे दुनिया लाइन लगाएगी कार खरीदने के लिए, लेकिन कार का प्रोडक्शन ही नहीं सकता क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है। तो उसी कारण से क्या है, ये जो रिकवरी है वो थोड़ा डिले हो गई। तो मुझे लगता है कि अब ये सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम 2 महीने का है या 3 महीने का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सिर्फ बाजार में क्या है, अपॉर्चुनिटी है, बिकेंगे कार्स बिकेंगे, लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा 2-3 महीने तक, तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक्स भी ड्यूड रहेंगे। और जैसे जैसे सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे वैसे प्रोडक्शन पिकअप होगा और डिमांड तो है ही अच्छा। तो मेरे ख्याल से काफी रिकवरी आएंगे ये ऑटोमोबाइल स्टॉक में। रामदेव जी, एक अलग यहाँ पर सेक्टर ऐड करते हैं। हम लोगों ने अगस्त के महीने के आंकड़े देखे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के, और प्राइवेट इंश्योरर्स ने शानदार रिटर्न आपको आते हुए दिखाए हैं पिछले 1-8 साल में। बहुत सारे काउंटर्स रिकॉर्ड हाइस पर चलते हुए दिख रहे हैं। कोविड के दौरान हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के प्राइसेस और प्रीमियम्स दोनों बढ़े हैं। क्या यहाँ पर एक मल्टी ईयर बुल रन आपको आता हुआ दिखता है? देखिए, इंश्योरेंस में क्लियरली वी हैव अ मल्टी डिकेड व्हाट यू कॉल बुल रन पर से, नॉट बिकॉज देयर इज अ कोविड के कारण से आपका जो देखिए वो बेचते क्या है, फियर बेचते हो, है ना। तो अभी तो क्या डर इतना बढ़ गया है ना लोगों को, एंड कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया है। वैसे जिनके पास नहीं थी पॉलिसी या जो सोच रहे थे कि करना है, वो सब के सब ये 12-15 महीने में 18 महीने में ये सब करेंगे। तो आपको बहुत बड़ा पंप मिलेगा अगले 4-6 क्वार्टर। तो समझ लीजिए आपको बहुत, लास्ट क्वार्टर में उतना अच्छा काम नहीं हुआ था, अगले 4-6 क्वार्टर में बहुत जोर से काम होगा। तो इसमें अभी इमीडिएट तो ग्रोथ है और आगे भी बहुत लंबा ग्रोथ होगा, बिकॉज इंश्योरेंस जो है वो प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड है। जैसे जैसे आपका पर कैपिटा बढ़ेगा
ऐसे ऐसे आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सोफिस्टिकेशन आएगा और काफी ग्रोथ आएगा। दूसरा ये कि आपका जो पीएसयू का जो शेयर है, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, तो शेयर कम होते आएगा और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ बढ़ते आएगा। जैसे बैंक्स में हुआ ऐसा यहाँ भी होगा। तो एक तो आपका ग्रोथ है 15-17% इंडस्ट्री लेवल पे। आपका जो प्राइवेट सेक्टर जो लिस्टेड है उसका इंडस्ट्री ग्रोथ है 20-22%, और उसमें जो अच्छी कंपनी है वो और 1-2% से आगे बढ़ाएगी। तो ये बहुत लिथल कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड हाई क्वालिटी, सिक्लिकल नहीं, एसेट लाइट है। तो ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कैंडिडेट है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कुछ प्राइवेट इंश्योरर्स जैसे कि आप बता ही रहे हैं रामदेव जी, पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ ग्राफिक्स में मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के टॉप पिक्स भी आपको चलते हुए दिखेंगे, उनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इन सब को रामदेव जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी वेल्थ स्टडी में चुना है और लंबी अवधि में आप अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। रामदेव जी, आपका सबसे जाना माना एक जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं वो था हीरो मोटर्स। लगभग 100 गुना जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो आपको बनता हुआ दिखा। अब हम लोग एक बहुत तब्दीली देख रहे हैं टू व्हीलर्स की लैंडस्केप्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम आता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको धूमिल होती हुई दिखें और नए लोग अब टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के नए बादशाह बने? दोनों होगा। आपको नए लोग जैसे ओला और का जो आ रहा है वो होगा, और एक दो और भी आएंगे। बट जो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं, ये जो तीनों चारों जो महारथी लोग हैं, हीरो, बजाज, टीवीएस, आइशर, ये सबके पास कैश फ्लो है, उनको समझ है कि उनको करने का ही है। क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि भाई 2030 के बाद नहीं बिकेगा, मतलब आपका पेट्रोल डीजल कार या, तो क्लियरली उनको करना ही है और वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो नए कैंडिडेट हैं जैसे ओला हो रहे हैं, जो वो इनका पूरा का पूरा मार्केट शेयर ले जाएंगे और ये चुप बैठ रहेंगे। मेरे को नहीं लगता है सबका अगले 12 महीने के अंदर सबके प्रोडक्ट्स आएंगे। एंड उनके पास क्या है कि उनके पास एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है 3-3, 4-4, 5-5 हजार करोड़ का, और वो तो कैश फ्लो चालू है। तो उसके चलते आपको इलेक्ट्रिक में वो 100, 200, 300 करोड़ का लॉस करेंगे और सब लोग लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है, हालांकि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है फ्रॉम आईसी टू इलेक्ट्रिक, लेकिन ज्यादातर एग्जिस्टिंग प्लेयर ही करेंगे उसको। चलिए, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में ही आपको फिलहाल विश्वास है, और रामदेव जी आपकी बात बाजार सुनता हुआ आइशर मोटर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रामदेव जी, हर चीज का अगर आप देखिए बढ़िया त्रिवेणी संगम बनता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग्स में बढ़ते हुए दिखेंगे, और बाजार में हर तरफ से पैसा आता हुआ। ये बताइए, कोई ऐसी चीज जो आपको खटकती हुई दिखती हो, रात की नींद में तकलीफ आती हो, जिससे इस बुल रन में थोड़ी शिकन पड़े? देखिए, एक चीज मेरे डर लग रहा है, ये जो ग्लोबल लॉजिस्टिक जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाहे कंटेनर का हो चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, ये प्रॉब्लम बहुत पहले सोचा था कि 2-3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम और बढ़ गया है। तो इससे कुछ कंपनीज को फायदा भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरे विश्वव्यापी हो सकता है। तो वो एक तरीके से जो अभी जो लो कॉस्ट ऑफ मनी है, जो सेंट्रल बैंक के हाथ जो है मतलब खुले हुए हैं, वो उनको शायद जल्दी ना खींचना पड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। एंड आई विश कि अगले 4-6 महीने में खत्म हो जाए, आपसे आप ठीक सुधर जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी पेचीदा होते जा रहा है, और ये मेरा नया रिस्क नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसके कारण से टू द मार्केट। ऐसा जी, मतलब एक ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए, बाजार में 5-10%, 15% इतने बढ़े हुए मार्केट में, देखिए पिछले 12 महीने में, 15 महीने में 100% से ऊपर मार्केट बढ़ गया है जी। अब इसमें आपको 15-20% का करेक्शन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन शेयर में भेजना चाहिए। मैं इससे बोल रहा हूँ, मेंटली पोटेंशियल लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, एक लॉस होता है परमानेंट लॉस, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टर का जो ये होता है, क्या नाम है, लॉस होता है, कोटेशनल लॉस होता है। एक जो है आपने परमानेंट लॉस बुक कर लिया, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आपका
आपका 50-100 हो गया और 100 का 90 हुआ, इसका मतलब नहीं आपको लॉस हो गया, आपका एक टेम्पररी कोटेशनल लॉस है। 100 का 90 हुआ है, अभी 90 वाला 180 होने वाला है, लेकिन वो उसके लिए पेशेंस, आपको दोनों देखना पड़ेगा। आपको 100 का 90 होते देखना पड़ेगा और 90 से 180 भी होगा, लेकिन आप 90 से 180 तभी तक नहीं जा सकते जब तक आप 100 से 90 देखने के तैयार ना हो। चलिए रामदेव जी, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन एक प्रश्न बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने पिछले 18 महीने में 2 साल में करोड़ों नए मिलेनियल्स को बाजार में अपने साथ जुड़ते हुए देखा। आप पिछले 4 दशक से बाजार में जुड़े हुए हैं, 25 साल मुझे भी हो गए, लेकिन राय आप ही से लेते हैं। कौन से 3 ऐसे रामबाण आप सजेस्ट करेंगे कि हमारे नए निवेशक, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फॉलो करें ताकि उनका अबव एवरेज रिटर्न आता हुआ दिखे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मासेस होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल्स, बट मासेस होती हैं, ये लोग मार्केट रिटर्न पे नहीं कमाते। जो 15%, देखिए आप बैंक में जाएंगे तो कितना मिलेगा, 5-6% मिलेगा, बहुत में बहुत। लेकिन आपको 15% बाजार दे रही है, वो तो आप कमा लें। वो कैसे कमाए, उसके लिए बहुत सीधा तरीका, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। आप जो है म्यूचुअल फंड्स खरीदें, वेल मैनेज म्यूचुअल फंड खरीदें, और यदि मान लो आपको नहीं मालूम कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है तो एटलीस्ट ETF खरीदें, आप इंडेक्स ETF खरीदें, ताकि आपको बहुत कम पैसे में, 5-10 पैसे में आपको से सेंसेक्स का निफ्टी का ETF मिल जाएगा, और वो आपको पूरा बाजार का रिटर्न दे देगा यहां से वहां तक। तो वो एक सबसे बड़ा तरीका है कि भाई आप सबसे पहले बाजार में आप घुसे पहले। अच्छा, दूसरा ये है, आप ये समझे कि आप इन्वेस्टर हैं कि स्पेक्युलेटर हैं। देखिए, कोई चीज खराब नहीं है, लेकिन स्पेक्युलेशन में जीतना बहुत मुश्किल है और इन्वेस्टमेंट में हारना बहुत मुश्किल है। एक ख्याल रखिए आप। क्या बात, आप मेरी बात सुन के रखिए। मैं बोलता हूं आपको स्पेक्युलेशन में जीतना मुश्किल है और इन्वेस्टमेंट इंडिया में, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में हारना मुश्किल है। तो आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। चलिए, सबसे बढ़िया लाइन आपको इस इंटरव्यू की आती हुई दिख रही है रामदेव जी की तरफ से कि पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप स्पेक्युलेटर हैं या इन्वेस्टर हैं। स्पेक्युलेशन में जीतना बहुत मुश्किल है और इन्वेस्टिंग में हारना बहुत मुश्किल है। ये लाइन रामदेव जी मैं अपनी डायरी में जरूर लिखूंगा, और हमेशा की तरह जब भी आपसे बात होती है लगता है कि समय का अभाव है, चाहे वो आधा घंटा हो, 22 मिनट हो, चाहे 2 घंटे हो। आपने अपना इतना कीमती समय इतने मौके पर निकाला, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं चंदन